हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज के मार्केट में हेडलाइंस का ओवरलोड था। ट्रंप ने दिया इंडिया को टैरिफ वार्निंग, पर फिर भी मार्केट रहा ग्रीन में। टाटा मोटर्स का इवेको एक्विजिशन प्लान बन गया सबका फोकस पॉइंट। L&T, वरुण बेवरेजेस और अंबर एंटरप्राइजेस सब ने अर्निंग से इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया, पर एशियन पेंट्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया और IPO स्ट्रीट में हो रहा है फुल धमाका। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स ने 50% लिस्टिंग गेन्स दिखाया और अब NSDL वर्सेस श्री लोटस दोनों के GMP देखकर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो गए। तो आज के वीडियो में मिलेगा आपको Q1 रिजल्ट्स का स्नैपशॉट, IPO का एक्शन और मार्केट का असली पल्स। एंड तक जरूर देखना और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो फॉर द लेटेस्ट इंडियन शेयर मार्केट अपडेट्स ऑन वन टैप। टाटा मोटर्स के शेयर्स आज 4% से ज्यादा गिर गए जब ये रिपोर्ट सामने आई कि कंपनी इटली बेस्ड इवेको ग्रुप के ट्रक बिजनेस को एक्वायर करने वाली है। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कार्स, SUVs, ट्रक्स, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स बनाता है। इंडिया में ये सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जिसका प्रोडक्ट रेंज सबसे वाइड है। FY25 में कंपनी का 71% रेवेन्यू जैगुआर लैंड रोवर से आया, 17% CV से और 11% पैसेंजर व्हीकल से। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स एडवांस स्टॉक्स में है ताकि अग्नेली फैमिली से इटली बेस्ड इवेको ग्रुप का ट्रकिंग बिजनेस एक्वायर किया जा सके। इवेको ने कंफर्म किया है कि वो अपने कमर्शियल ट्रक मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस और डिफेंस बिजनेस को बेचने की प्लानिंग कर रही है दोनों सेपरेट बायर्स को। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये टाटा ग्रुप की सेकेंड बिगेस्ट एक्विजिशन होगी कोरस के बाद और टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी डील JLR के $2.3 बिलियन डील से भी बड़ी। डील अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक टाटा मोटर्स पहले अग्नेली फैमिली की कंपनी एक्सॉर से 27.1% स्टेक खरीदेगा, फिर बाकी शेयर होल्डर्स का स्टेक भी लेगा। आखिर में टाटा पूरी इवेको कंपनी एक्वायर करेगा जिसमें ट्रक्स, बसेस, पावर ट्रेन्स और इंजिन्स शामिल है। वैसे भी टाटा और अग्नेली फैमिली पुराने पार्टनर्स रहे हैं। इंडिया में उनका फियाट के साथ जेवी था। अग्नेली फैमिली फरारी और स्टेलेंटिस के भी बड़े शेयर होल्डर्स हैं। टाटा मोटर्स के CV बिजनेस मोस्टली इंडिया फोकस्ड है। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में 49% मार्केट शेयर और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में 30% शेयर। ये CV डिवीजन दिसंबर 2025 के पहले अलग से लिस्ट होने वाला है और उसका 90% रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। अगर इवेको एक्विजिशन सक्सेसफुल होता है तो टाटा मोटर्स को यूरोप में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। इस डील से कंपनी की ग्लोबल CV प्रेजेंस भी बूस्ट हो सकती है, स्पेशली यूरोप जैसे मैच्योर मार्केट्स में एंट्री स्ट्रांग होगी। टाटा मोटर्स का CV बिजनेस पिछले 3 सालों से मार्केट शेयर लूज कर रहा है। FY25 में CV सेगमेंट का रेवेन्यू भी 5% गिरा और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर टाटा मोटर्स का इवेको एक्विजिशन सक्सेसफुल होता है तो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल रेवेन्यू 75,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, लगभग 3 गुना। लेकिन एनालिस्ट का कंसर्न यह है कि इस डील से टाटा मोटर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। इवेको के CV बिजनेस के मार्जिन्स लगभग 5.6% के आसपास है, जबकि टाटा मोटर्स की EBIT मार्जिन 9.1% है। मतलब रेवेन्यू तो काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन्स डाइल्यूट होने का रिस्क भी है। साथ ही इस बिजनेस में सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकता है। L&T जो इंडिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स के बाद आज स्टॉक ने 5% का इंट्राडे हाई बनाया। L&T इंडिया की एक लीडिंग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका देश भर में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इसका काम इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल हैंडलिंग, हैवी इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में भी है। इंडिया के अलावा कंपनी का मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। अपनी सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनीज और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू L&T हाइड्रोकार्बन बिजनेसेस, IT सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेंचर्स में भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिवीजन रेवेन्यू को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला प्रोजेक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन से, स्पेशली ओवरसीज मार्केट में जहां एग्जीक्यूशन ने अच्छी मोमेंटम दिखाई। इसीलिए IT और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को एक्सक्लूड करने के बाद कोर सेगमेंट्स में 18.7% का इंप्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया।
कोर बिजनेस का मार्जिन इस क्वार्टर स्टेबल रहा एट 7.6%. दिस इज डिस्पाइट 19% ग्रोथ इन रेवेन्यू, क्योंकि हाईटेक और एनर्जी सेगमेंट्स में मार्जिन थोड़ा सबड्यूड रहे. कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि P&M सेगमेंट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होकर 8.5% तक पहुंच सकता है. अगर ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो इस क्वार्टर एनर्जी सेगमेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है. L&T को टोटल 76,621 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है. ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओवरसीज और डोमेस्टिक मार्केट्स दोनों ही जगहों पर एक्सपेक्टेड से बेटर ऑर्डर फाइनलाइजेशन की वजह से आई है. स्पेशली कार्बन लाइट सेगमेंट में इस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो के साथ अभी L&T का ऑर्डर बुक 6 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है और इसमें से 46% प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल है. FY26 के आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट का मानना है कि कंसोलिडेटेड ऑर्डर इनफ्लो में 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ 15% तक रह सकती है. कोर EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव होकर 8.3 से 8.5 के रेंज में एक्सपेक्टेड है, जो कि ईयर ऑन ईयर 15 to 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट है. आने वाले FY26 के रिमेनिंग 9 महीने के लिए कंपनी के पास 15 लाख करोड़ के प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर पाइपलाइन है. इससे ये क्लियरली दिखा रहा है कि ऑर्डर इनफ्लो और रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और मार्जिन एक्सपेंशन के लिए भी अच्छे चांसेस है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट डेफिनेटली रडार पर रहना चाहिए. वरुण बेवरेजेस VBL ने कल अपने सेकेंड क्वार्टर ऑफ करंट ईयर 25 के रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसके बाद आज स्टॉक में 2% की तेजी देखने को मिली. बारिश और अनयूजुअल वेदर के कारण इंडिया में डिमांड थोड़ी वीक रही, लेकिन कंपनी ने अपने मार्जिन्स को स्टेबल रखा और अफ्रीका जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बनाए रखा. वरुण बेवरेजेस पेप्सिको ड्रिंक्स का US के बाहर एक बड़ा बॉटलिंग पार्टनर है. यह कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे पेप्सी और मिरिंडा के साथ साथ नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे जूसेस और बॉटल वाटर भी बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है. VBL के पास इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और 11 अफ्रीकन कंट्रीज में पेप्सिको प्रोडक्ट्स बेचने का एक्सक्लूसिव राइट है. फिलहाल इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से VBL के अपनी टोटल सेल्स का 70% से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है. वरुण बेवरेजेस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 10 से ज़्यादा अलग अलग बेवरेज कैटेगरी में अवेलेबल है, जिसे कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है. Q2 में जहां नेट रेवेन्यू फेल स्लाइटली 2.3% ईयर ऑन ईयर, operating profits remained stable with margins improving 75 basis point year on year. Net profit grew by 5% year on year. इंडिया में पीक समर सीजन के दौरान हैवी और अनसीजनल रेन्स के चलते डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में 7.1% की गिरावट आई, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस ने बैलेंस कर दिया, स्पेशली साउथ अफ्रीका, जहां वॉल्यूम्स में 15.1% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया. इंडिया में नए 4 प्लांट्स स्टार्ट होने की वजह से वरुण बेवरेजेस की फिक्स्ड कॉस्ट ज़रूर बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मार्जिन्स इंप्रूव हुए. ये इंप्रूवमेंट पॉसिबल हुआ ड्यू टू ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जैसे कि लॉजिस्टिक्स और पावर कॉस्ट में रिडक्शन और करेंसी मूवमेंट का फेवरेबल होना, स्पेशली अफ्रीकन रीजन में. वरुण बेवरेजेस के Q2 रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल रेजिलिएंट है. मार्जिन्स टफ क्वार्टर में भी इंप्रूव हुए. अफ्रीका जैसे मार्केट में ग्रोथ ने इंडिया की वीक डिमांड का इम्पैक्ट बैलेंस किया. मैनेजमेंट 21% EBITDA मार्जिन गाइडेंस पर कॉन्फिडेंट है और नए ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक्विजिशन एक्सप्लोर कर रही है. नए प्लांट से H2 CY25 में वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है. एम्बर एंटरप्राइजेज ने Q1 FY26 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर किया, जिसके बाद स्टॉक आज 1% ऊपर ट्रेड हुआ. ये पॉजिटिव मूव इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, स्पेशली जबकि AC इंडस्ट्री पर समर के वीक डिमांड का प्रेशर था. फिर भी कंपनी ने तीनों बिजनेस सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई. एम्बर एंटरप्राइजेज एक लार्ज स्केल B2B मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 3 सेगमेंट्स में काम करती है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे रूम्स, ACs, मोटर्स और दूसरे RAC, नॉन RAC कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या EMS जो टेलीकॉम, ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपोनेंट्स बनाता है. और तीसरा रेलवे एंड डिफेंस सब सिस्टम्स जैसे HVAC सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर्स, पैंट्री यूनिट्स, गैंगवेज एक्सेट्रा. कंपनी के पास इंडिया के 10 स्टेट्स में 30 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ये इंडिया के RAC कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में 29% का मार्केट शेयर होल्ड करती है. FY25 में एम्बर की मेजॉरिटी रेवेन्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस से आई थी, लेकिन अब EMS और डिफेंस जैसे नए एरियाज भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं. इंडिया में समर सीजन वीक रहा
और एसी की डिमांड में स्लो डाउन आया, फिर भी एम्बर ने तीनों सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। रेवेन्यू 44% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 31% ईयर ऑन ईयर जंप आया, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा गिरा, 73 बेसिस पॉइंट डाउन। नेट प्रॉफिट भी 41% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा। क्वार्टर के दौरान नॉन एसी बिजनेस ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन ने 97% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ डिलीवर की। ऑटोमोटिव, डिफेंस और वेरिएबल्स जैसे सेक्टर से स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है। रेलवे और डिफेंस डिवीजन ने भी 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई, मोस्टली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की वजह से। कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवीजन ने भी एसी इंडस्ट्री के ओवरऑल स्लोडाउन के बावजूद 35% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की। इसका क्रेडिट जाता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ साथ ज़्यादा वॉलेट शेयर मिलने वाले पर और कमर्शियल एसी सेगमेंट में 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की वजह से। मार्जिन्स में हल्का सा प्रेशर देखा गया, जो मेनली प्रोडक्ट और डिवीजन मिक्स चेंज की वजह से आया। Q1 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिखाते हैं कि एम्बर सिर्फ एसीज पर डिपेंडेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेगमेंट्स ने परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। शॉर्ट टर्म में एसी डिमांड वीक थी, लेकिन लॉन्ग टर्म एसी पेनिट्रेशन का स्कोप इंडिया में अभी भी काफ़ी बड़ा है। कंपनी का क्लियर फोकस है हाई मार्जिन ईएमएस बिजनेस बनाने का, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन को 3 साल में $1 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। पावर वन और इजराइल बेस्ड यूनिट्रॉनिक्स जैसे एक्विजिशन से एम्बर ने हाईटेक ग्लोबल मार्केट में एंट्री ले ली है। एम्बर ने गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स के लिए भी अप्लाई किया है, जिससे फ्यूचर कैपेक्स रिस्क कम होगा और सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल एक्विजिशंस, न्यू कैपेसिटी और डिमांड विजिबिलिटी के साथ एम्बर मीडियम टर्म में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर करने के लिए वेल पोजिशन्ड है। Q1 FY26 में एशियन पेंट्स ने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए, जिसके बाद स्टॉक प्राइस में 1.25% का सर्ज देखने को मिला। एशियन पेंट्स का मेन फोकस डेकोरेटिव पेंट्स पर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए होम डेकोर और बाथवेयर सेगमेंट्स में भी एक्सपेंशन किया है। डेकोरेटिव सेगमेंट के साथ कंपनी इंडस्ट्रियल पेंट्स में भी प्रेजेंट है। यह सेगमेंट ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए हाई क्वालिटी कस्टम मेड कोटिंग्स प्रोवाइड करता है। रेवेन्यू ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्लैट रहा और मार्जिन्स में 70 bps का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। इस वजह से नेट प्रॉफिट में 6% की गिरावट हुई। हेडलाइन नंबर्स वैसे तो इम्प्रेसिव नहीं है, बट बिजनेस के अंडरलाइंग ट्रेंड्स इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे कि अर्बन डिमांड में थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट का वॉल्यूम 3.9% ग्रो हुआ, चाहे डिमांड थोड़ा स्लो था क्योंकि मॉनसून जल्दी आ गया। मैनेजमेंट ने बताया कि अर्बन एरियाज में थोड़ी इंप्रूवमेंट के साइंस दिख रहे हैं, जबकि रूरल मार्केट स्टेबल रहा। इसके बाद भी रेवेन्यू पिछले साल के लेवल्स पर ही रहा, क्योंकि कस्टमर्स ने सस्ते प्रोडक्ट्स लिए, यहीं डाउन ट्रेडिंग करी और मार्केट कंपटीशन भी ज़्यादा था। इंडस्ट्रियल पेंट्स ने 8.8% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दी, जिसमें जनरल, इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेगमेंट्स ने 11% की ग्रोथ दिखाई। ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा ही गिरा, सिर्फ 15 bps ईयर ऑन ईयर, अब 42.7% पर है। ये गिरावट डाउन ट्रेडिंग और टफ कंपटीशन के बावजूद लिमिटेड रही, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए, सोर्सिंग और फॉर्मुलेशंस में एफिशिएंसी आई। एबिटा 4.1% गिरा ईयर ऑन ईयर और आया INR 16.2 बिलियन पर। एबिटा मार्जिन भी सिर्फ 70 bps गिरा, अब है 18.2%, जो ठीक ठाक माना जाएगा, चाहे ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव रहा हो। मैनेजमेंट ने बताया है कि अर्बन मार्केट्स में डिमांड रिकवरी के इनिशियल साइंस दिख रहे हैं, जबकि रूरल डिमांड अभी स्टेबल है और अच्छे मॉनसून से आगे चलकर और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। मार्जिन्स को लेकर मैनेजमेंट ने 18 to 20% गाइडेंस मेंटेन किया है, लेकिन नियर टू मिड टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है, कुछ की रीजंस की वजह से। रिबेट्स और प्रमोशनल ऑफर्स में इंक्रीज, मार्केटिंग स्पेंड्स का बढ़ना, ऑपरेशनल कॉस्ट का ऊपर जाना, बढ़ते कंपटीशन की वजह से बिजनेस पर प्रेशर बना रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टॉक वॉच लिस्ट पर रह सकता है। (2024) के रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओस के बाद 2025 का पहला हाफ में आईपीओ मार्केट थोड़ा स्लो था, लेकिन अब वापस मोमेंटम पकड़ रहा है। अगले 12 महीनों में इंडिया में $30 बिलियन से ज़्यादा के आईपीओस एक्सपेक्टेड है। इस आईपीओ वेव में कुछ बड़े नाम भी लाइन में हैं, जैसे NSE, टाटा कैपिटल, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, लेंसकार्ट और ओयो। यही स्ट्रॉन्ग लाइनअप के चलते और बम्पर लिस्टिंग्स के साथ इन्वेस्टर इंटरेस्ट वापस आता दिख रहा है। आज ही GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का लिस्टिंग हुआ 50% प्रीमियम पर।
कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 225 से लेकर 237 पर शेयर रखा था और आज शेयर्स ₹355 पर लिस्ट हुए। कंपनी ने आईपीओ के थ्रू 460 करोड़ रेज किया और इस आईपीओ को 150 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला था। दूसरी तरफ काफ़ी टाइम से वेट हो रहा एनएसडीएल आईपीओ भी आज ओपन हो गया है और जीएमपी स्ट्रॉन्ग है, लगभग 17% के आसपास। प्राइस बैंड 800 तक रखा गया है और कंपनी 4011 करोड़ रेज करने वाली है। इससे एनएसडीएल का वैल्यूएशन 16,000 करोड़ के आसपास होगा। कंपेयर करें तो इसका राइवल सीडीएसएल जो सिर्फ एनएसई पर लिस्टेड है, उसका मार्केट कैप एनएसडीएल से लगभग डबल है। ये एक डुओपोली मार्केट है जहां सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल के साथ साथ आज एक और आईपीओ ओपन हुआ, श्री लोटस डेवलपर्स आईपीओ, और इसका जीएमपी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 30%। श्री लोटस डेवलपर्स आईपीओ के थ्रू 792 करोड़ रेज कर रही है और ये पूरा इशू फ्रेश शेयर्स का है, यानी कंपनी नए शेयर्स इशू करके पैसा रेज करेगी, प्रमोटर्स अपने शेयर्स नहीं बेच रहे। आईपीओ का प्राइस बैंड 140 से 150 पर शेयर के बीच में फिक्स किया गया है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 44 रुपीज़ है, जो सजेस्ट करता है 29% पोटेंशियल लिस्टिंग गेन्स। आईपीओ से पहले दिसंबर 2024 में कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इन्वेस्टमेंट किया था। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अजय देवगन ने 57.5 करोड़ का किया, शाहरुख खान ने 10.1 करोड़, अमिताभ बच्चन ने 10 करोड़, ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली ने 2.1 करोड़ इन्वेस्ट किया। एकता कपूर के परिवार ने 5 करोड़ लगाए, जबकि टाइगर श्रॉफ ने 50 लाख इन्वेस्ट किए। इसके अलावा सारा अली खान, राजकुमार राव और साजिद नडियाडवाला जैसे और भी सेलिब्रिटीज़ ने आईपीओ से पहले कंपनी में पैसे लगाए थे। कंपनी के प्रमोटर्स हैं आनंद कमल नायन पंडित, जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी होल्ड करते हैं। अश्का आनंद पंडित, ऐश्वर्या पंडित भी इंडिविजुअली 4% का स्टेक होल्ड करते हैं। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स के शेयर्स घटकर 92% से 82% हो जाएगा। श्री लोटस डेवलपर्स एक प्रीमियम रियल एस्टेट कंपनी है जो मुंबई, महाराष्ट्र में बेस्ड है। ये डेवलपर मेनली मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस स्पेसेस भी डेवलप करती है। FY25 के डेटा के हिसाब से कंपनी की टोटल रेवेन्यू में से 85% कंट्रीब्यूशन कमर्शियल सेगमेंट से था। अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल सेगमेंट का शेयर 8% था और लग्जरी हाउसिंग का 7% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 150 पर शेयर सेट किया है, जो FY25 के अर्निंग्स के बेसिस पर PE रेशो 28.7x पर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ ड्रिवन बाय प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। श्री लोटस डेवलपर्स ने FY25 में ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, जिसका मेन रीज़न था अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल होम्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की स्ट्रॉन्ग सेल्स। ये प्रोजेक्ट्स मुंबई के प्राइम एरियाज जैसे जुहू और अंधेरी में लोकेटेड थे, जहां डिमांड काफ़ी हाई रही। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेड रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यू का मेजर हिस्सा लगभग 85% कमर्शियल स्पेसेस से आया। इन प्रोजेक्ट्स की खासियत यह है कि ये जल्दी बिकते हैं और उनका मार्जिन भी ज़्यादा होता है, जिसने ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी बूस्ट दिया। शार्प एबिटा एंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग सेल्स और बेटर मार्जिन्स की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी तेज़ी से बढ़े। FY25 में कंपनी ने अपना बोरोइंग लेवल काफ़ी कम कर दिया, जिसका मेन रीज़न था एसेट लाइट मॉडल पर शिफ्ट करना। इस मॉडल में कंपनी ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जॉइंट वेंचर्स पर फोकस किया, जिससे लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है। श्री लोटस डेवलपर्स के पास जुहू, अंधेरी, बांद्रा, प्रभादेवी और घाटकोपर जैसे प्राइम एरियाज में 16 प्रोजेक्ट्स की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन रेडी है। कंपनी का फोकस 2.5 करोड़ के ऊपर के प्रीमियम होम्स पर है, जहां डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट में बढ़ती बाइंग इंटरेस्ट को देखते हुए श्री लोटस एग्रेसिवली एक्सपेंशन का प्लान बना रहा है और इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए फुल स्विंग में काम कर रहा है। इंडियन मार्केट्स आज फ्लैट ओपन हुए कल के रिबाउंड रैली के बाद, जबकि इन्वेस्टर्स अभी भी यूएस इंडिया टैरिफ डील के आउटकम को लेकर कॉशियस है। FIIs 7 कंसेक्यूटिव सेशन से नेट सेलर्स रहे, जबकि DIIs 17 सेशन से नेट बायर्स है। जुलाई 2025 में FIIs ने अब तक 14,547 करोड़ के इक्विटीज़ बेचे हैं। इंडियन रुपी ट्यूसडे को 18 पैसे गिरकर 87 पर ओपन हुआ, जो मिड मार्च के बाद सबसे कम है, यूएस इंडिया टैरिफ डील की अनसर्टेनिटी और सेल ऑफ की वजह से। गोल्ड स्टेबल रहा फेड पॉलिसी स्टेटमेंट के पहले। ऑयल तीसरे दिन उछला रशिया पर सैंक्शंस की वार्निंग के चलते सप्लाई शॉर्टेज के डर से। नाउ लेट अस सी सम कॉर्पोरेट इवेंट्स।
अडानी पावर और MCX अपने पहले स्टॉक स्प्लिट प्लान कर रहे हैं। अडानी पावर का बोर्ड 1 अगस्त को अपने ₹10 फेस वैल्यू शेयर्स का स्प्लिट डिस्कस करेगा। MCX भी उसी दिन अपने ₹10 शेयर्स के स्टॉक स्प्लिट पर डिसीजन लेगा। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया 4 अगस्त को अपना पहला बोनस इशू कंसिडर करेगा, जिसमें 1 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर्स दिए जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से। That's it for today. This is Akshay Jain signing off. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.